सभी को नमस्कार। मैं कौशल कुमार, सहायक शाखा पदाधिकारी ग्रामीण कार्य विभाग से आज आप लोगों के सामने पढ़ाने जा रहा हूँ आरटीआई एक्ट, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। आरटीआई एक्ट जो है वो 2005 में आया था। और जो बिहार में नियमावली आई थी, बिहार आरटीआई नियमावली, वो 2006 में आई थी। तो दोनों को हम लोग पढ़ेंगे। एक्ट में धारा होती है और नियमावली में नियम होते हैं। तो इस दोनों को अच्छे से पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि ऑब्जेक्टिव के माध्यम से इसका सारा थ्योरी बता दिया जाए। पहला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति ने सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 पर किस तिथि को अनुमोदन प्रदान की थी? तो भारत के राष्ट्रपति ने अनुमोदन प्रदान की थी 15 जून 2005। ठीक है। आरटीआई का एक प्रस्तावना है। प्रस्तावना, आरटीआई एक्ट का प्रस्तावना बोलता है, लोकतंत्र, शिक्षित नागरिक वर्ग की अपेक्षा करता है। शिक्षित नागरिक वर्ग की अपेक्षा करता है। तो ये हो गया आरटीआई का प्रस्तावना। स्क्रीन बढ़ा दिए हैं। प्रस्तावना। और ये जो आरटीआई एक्ट है, इसे संख्यांक 22 में प्रकाशित किया गया। संख्यांक 22। तो ये भी क्वेश्चन पूछा था कि इसे किस संख्यांक में प्रकाशित किया गया है? संख्यांक 22 के। और अगर गणराज्य के कौन से वर्ष में? तो गणराज्य के, मतलब भारत जब गणराज्य बना, यानी कि 1950 में गणराज्य बना था, उसके 2005 देखेंगे तो इससे 56वें वर्ष में, गणराज्य के 56वें वर्ष। तो ये भी एक क्वेश्चन हो गया आपका। 4 क्वेश्चन हो गया यहाँ पे। आगे, यहाँ पर राष्ट्रपति का अनुमोदन जो है, राष्ट्रपति की अनुमति प्रदान की गई 15 जून 2005, यानी कि इसी दिन गजट प्रकाशित हो गया। प्रकाशित हो गया। ठीक है। और इस दिन कौन कौन सा लागू हुआ था? कौन कौन सा रूल पहले दिन लागू हुआ इसका? सॉरी, एक मिनट। लेकिन गजट प्रकाशन के एक 120वें दिन, यानी कि 12 अक्टूबर 2005, ये 12 अक्टूबर 2005 इस तिथि को, मतलब कि गजट प्रकाशन के 120वें दिन, 120वें दिन, 120वें दिन जो है यह लागू हुआ। लागू हुआ, यानी कि दोनों डेट याद करना है। राष्ट्रपति की अनुमति प्रकाशित हुई, अनुमति प्रदान हुई 15 जून 2005। और किस दिन से लागू हुआ? इस तिथि से 120वें दिन को, अच्छे से देखें, 120वें दिन 12 अक्टूबर 2005 को ये लागू हो गया। ठीक है। आगे, पहले ही दिन कौन कौन सा रूल लागू हो गया? रूल 4 का 1, 5 का 1, 5 का 2, 12, 13, 15, 16, 24, 27 और 28, यानी कि 4 का 1, 5 का 1, 5 का 2, 12, 13, 15, 16, 24, 27, 28, ये सारा रूल जो है फर्स्ट डे ही लागू हो गया। और बाकी का बचा जितना रूल है वो 120वें दिन लागू हुआ। वो बाकी सारा रूल ये पहले दिन लागू हो गया। पहले दिन लागू। और बाकी सब रूल, बाकी सभी 120वें दिन लागू। 120वें दिन लागू। तो ये भी आपको समझ में आ गया। आगे, ये जो सूचना का अधिकार अधिनियम है, इससे पहले भी एक्ट था, सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम। सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम।
और ये हुआ था 2002 में लागू, पारित या लागू जो भी। तो सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम 2002 में था। और एक और जान जाइए, जानकारी सेवा दूरभाष संख्या क्या है? जानकारी सेवा दूरभाष संख्या यह है 155311। इस पर आपको जानकारी मिल जाएगी, कोई भी जानकारी। और बिहार में जानकारी कॉल सेंटर कहाँ पर है? जानकारी कॉल सेंटर पटना में है। यहीं पर कॉल लगेगा जब आप इस नंबर पे फोन कीजिएगा। तो जानकारी कॉल सेंटर पटना में। और ये जानकारी कॉल सेंटर कहाँ पर है? सूचना भवन में है। सूचना भवन में है। आगे तो ये पहला क्वेश्चन में हम लोग इतना सारा चीज देख लिए हैं। इन सब चीजों को याद कर लीजिए। आपका कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन इसमें आपका बता दिया गया है। आगे आएगा ये सारा क्वेश्चन, धीरे धीरे इसको करेंगे। दूसरा क्वेश्चन, पटना हाई कोर्ट सूचना का अधिकार नियमावली 2005। तो पटना हाई कोर्ट भी अपना सूचना का अधिकार नियमावली लाया था। ठीक है। बिहार का जो सूचना का अधिकार है, उससे पहले बिहार में जो बिहार आरटीआई नियमावली, ये आया है 2006 में। इससे पहले आया है पटना हाई कोर्ट का सूचना का अधिकार नियमावली। एक बिहार हाई कोर्ट, बिहार आरटीआई नियमावली 2006 में आया है। और बिहार आरटीआई नियमावली में संशोधन भी हुआ एक बार। वो संशोधन हुआ है 2009 में। याद रखना है, बिहार आरटीआई नियमावली आया 2006 में और इसमें संशोधन हुआ है 2009 में। ठीक है, इसको भी भूलना नहीं है, इसको याद रखना है। आगे, पटना हाईकोर्ट सूचना का अधिकार, ये इसके बारे में देख लेते हैं। नियम 4 बोलता है कि आवेदन का निष्पादन करने का प्रावधान। आवेदन का निष्पादन करने का प्रावधान। और ये कौन करेगा? प्राधिकृत व्यक्ति, जिस व्यक्ति को प्राधिकृत किया जाएगा, प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा। तो ये बोलता है नियम 4 बोलता है कि कोई भी आवेदन का निष्पादन होगा तो प्राधिकृत व्यक्ति, देखिए यही क्वेश्चन पूछा था, प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा आवेदन का निष्पादन करने का प्रावधान। तो ये है नियम 4। ठीक है। नियम 9 देख लेते हैं। नियम 9, अभिलेखों का संधारण। नियम 9 बोलता है अभिलेखों का संधारण। धारा 7 बोलता है इसका स्वप्रेरणा से, स्वप्रेरणा से सूचनाओं का डिस्क्लोजर करना। डिस्क्लोजर करना यानी कि इसमें 3 नियम है पटना हाई कोर्ट वाला। पहला तो नियम 4, दूसरा धारा 7, तीसरा नियम 9। इस तीनों पे क्वेश्चन पूछा है। तो इस क्वेश्चन में आपका ये 3 क्वेश्चन क्लियर हो गया। तीसरा, सूचना का अधिकार, सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत कौन राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त को हटाने के लिए सक्षम है? राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त को हटाने के लिए सक्षम है। इसको पढ़ लेते हैं। केंद्रीय सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त के बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले तो हम लोग इसमें जरूरी है जानना कि केंद्रीय सूचना आयोग, CIC, इसके बारे में देखते हैं। केंद्रीय सूचना आयोग, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। तो जो सूचना आरटीआई एक्ट है उसका धारा 12 बोलता है सीआईसी का गठन, सीआईसी का गठन। और धारा 18 बोलता है सीआईसी की शक्तियां, सीआईसी की शक्तियां यानी कि
धारा 12 और धारा 18 वो केंद्रीय सूचना आयोग के गठन और शक्तियों के बारे में बताता है। केंद्रीय सूचना आयोग का कार्यकाल, इसमें एक समय में मैक्सिमम कितना सदस्य हो सकता है? एक समय में मैक्सिमम 10 सदस्य हो सकते हैं। 10 सदस्य हो सकते हैं। एक समय में मैक्सिमम 10 सदस्य हो सकते हैं। ठीक है। और इसका कार्यकाल क्या होता है? कार्यकाल 5 वर्ष का। कोई भी व्यक्ति इसका अध्यक्ष है तो उसका कार्यकाल होता है 5 साल का। ठीक है। आगे सीआईसी का जो गठन होता है, सीआईसी का गठन, सीआईसी का गठन, इसके लिए हेतु एक चयन समिति बनती है। गठन हेतु एक चयन समिति बनती है। चयन समिति, उसका सदस्य कौन होता है? उसका सदस्य कौन होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला, लोकसभा में विपक्षी दल का नेता, जो विपक्ष होगा, विपक्षी दल का नेता होता है इसका पहला सदस्य। दूसरा, हमारे भारत का पीएम, प्रधानमंत्री, भारत का पीएम, और पीएम ही अध्यक्ष भी होता है। पीएम ही अध्यक्ष भी होता है। और तीसरा, तीसरा केंद्रीय, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट मंत्री नहीं हो सकता है जब तक कि पीएम मनोनीत ना करे। जिन्हें पीएम मनोनीत करे, हर कोई नहीं हो सकता है। अगर पीएम मनोनीत नहीं किया तो कैबिनेट मंत्री नहीं बन सकता है। अब पीएम अगर मनोनीत कर दिया तो कैबिनेट मंत्री बन सकता है। ये हो गया। ठीक। आगे राज्य सूचना, अब यहाँ पर राज्य सूचना आयुक्त और राज्य मुख्य सूचना आयुक्त, जैसे केंद्रीय सूचना आयोग है उसी तरह राज्य में है राज्य सूचना आयोग। तो राज्य सूचना आयोग जो है उसके बारे में देख लेते हैं। राज्य मुख्य सूचना आयोग, ये कहाँ पर है? सूचना भवन कैंपस पटना में है। ये सूचना भवन कैंपस पटना में है। ठीक है। इसके बाद राज्य मुख्य सूचना आयुक्त को हटाने में राष्ट्रपति, इसको हटाने के लिए कौन सक्षम है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति ही हटा सकता है। आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत होगा तो बताइएगा। सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत, सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रावधानों के अंतर्गत क्या कोई व्यक्ति किसी योजना के तहत नापी पुस्तिका की जांच करा सकता है? एकदम सही, बिल्कुल करा सकता है। वो किसी भी नापी पुस्तिका की जांच करा सकता है। कोई व्यक्ति, इसमें देखिए होता क्या, क्या क्या वो करवा सकता है, बता देते हैं सारा चीज। आवेदन देना है, किसी व्यक्ति को आवेदन देना है। आवेदन देने के बाद वो किसी भी संस्थान से, किसी भी संस्थान से, चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, किसी भी संस्थान से जानकारी मांग सकता है। जानकारी मांग सकता है, मांग सकता है। वो कोई प्राइवेट होटल जाएगा और उससे पूछेगा कि खाना में आपका क्या क्या इंग्रेडिएंट होता है, वो भी मांग सकता है। किसी योजना से संबंधित नापी पुस्त की जांच करा सकता है। किसी योजना से संबंधित नापी पुस्त की जांच करा सकता है। और क्या करा सकता है? मतलब कि और वो पांडुलिपि को, पांडुलिपि का भी मांग कर सकता है। जैसे टू का इयो का वन, ये टू का इयो का वन क्या बोलता है कि किसी दस्तावेज की जांच भी करवा सकता है। दस्तावेज की जांच करवा सकता है, जांच करवा सकता है।
और वो क्या करवा सकता है कि कोई सूचना किसी क्या बोलते हैं अस्पष्ट आवेदन पर हम लोग को देना नहीं है। और अगर कोई आवेदन अस्पष्ट आवेदन है पर कोई सूचना नहीं देना है, कोई सूचना नहीं देना है, अस्पष्ट आवेदन पर कोई सूचना नहीं देना है। ठीक। रुके हुए गवर्नमेंट का है, कोई गवर्नमेंट का काम रुका हुआ है, रुके हुए गवर्नमेंट कार्य की जानकारी मांग सकता है कि क्यों रुका हुआ है, वह बताइए, कब तक पूरा होगा। और क्या मांग सकता है? विधायक या सांसद निधि से ली गई योजनाओं की सूची प्राप्त कर सकता है। विधायक या सांसद निधि से ली गई योजना की जानकारी मांग सकता है। और क्या कर सकता है? दस्तावेज को हम लोग मतलब पांडुलिपि भी एक दस्तावेज है। पांडुलिपि जो है वो भी एक दस्तावेज की कैटेगरी में ही आता है, डॉक्यूमेंट की कैटेगरी में ही आता है। क्या रखिएगा? पांडुलिपि भी मांग सकता है। ठीक। किसी सूचना में के प्रकृति पर अगर कोई भ्रांति हो तो सूचना में अगर कोई भ्रांति हो तो पीआईओ के साथ आपस में बैठकर भ्रांति दूर कर सकता है, कर सकता है। यानी कि कोई सूचनाकर्ता कोई आवेदन दिया और आवेदन के बाद अगर पीआईओ पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, लोक सूचना पदाधिकारी, अगर इसको कोई डाउट है, भ्रांति है, तो वो सूचना देने वाले को बुलाकर और आपस में उसके साथ बैठकर भ्रांति दूर भी कर सकता है। और आरटीआई में क्या आवेदक को कोई अपना व्यक्तिगत ब्यौरा देना है? नहीं। आवेदक को अपना व्यक्तिगत ब्यौरा देने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। अपना व्यक्तिगत ब्यौरा देने की आवश्यकता नहीं होती है। आवश्यकता नहीं होती है। कोई जरूरी नहीं है कि अपना व्यक्तिगत जानकारी मतलब व्यक्तिगत ब्यौरा दे, नहीं भी दे सकता है। ठीक है। और कभी भी आवेदन दिया उसके 30 दिन के अंदर सूचना देना है। 30 दिन के अंदर सूचना देना है, सूचना देना है। तो सूचना देने का जो नियत समय सीमा है वो कितना है? 30 दिन। नियत समय सीमा कितना है? 30 दिन। आवेदन के 30 दिन के अंदर आपको सूचना देना है। तो इस पर एक आपका रूल है। ठीक है। धारा 7, धारा 7 बहुत जरूरी है, इसको अच्छे से देखना है धारा 7 को कि कब कितने दिन में सूचना दिया जाएगा। ठीक। धारा 7 बोलता है निष्पादन की प्रक्रिया, निष्पादन की प्रक्रिया, निष्पादन की प्रक्रिया, अवधि। अब इसमें अवधि देखते हैं कितना कितना क्या क्या अवधि लगेगा। सबसे पहला 48 घंटा में आपको निष्पादन कर देना है यदि जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित मामला हो। जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित मामला हो। दूसरा, आपको 30 दिन के अंदर 30 दिन के अंदर मामले का निष्पादन कर देना है। पीआईओ को, किसको? पीआईओ को, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को। तीसरा, 35 दिन में निष्पादन कर देना है अगर वो पीआईओ के पास ना जाकर एपीआईओ के पास है। एपीआईओ क्यों? क्योंकि एपीआईओ को 5 दिन का समय दिया जाता है उस इंफॉर्मेशन को पीआईओ के पास भेजने के लिए। तो पीआईओ के पास 30 दिन
और एपीआईओ पीआईओ को भेजेगा 5 दिन, तो टोटल 30 और 5 35 दिन। चौथा 40 दिन यदि मामला थर्ड पार्टी से रिलेटेड हो। थर्ड पार्टी से रिलेटेड हो, मामला थर्ड पार्टी से रिलेटेड हो। और थर्ड पार्टी का मतलब होता है धारा 11। धारा 11 बोलता है थर्ड पार्टी से रिलेटेड, थर्ड पार्टी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। तो इतना चीज है, इसको समझ गए तो आगे बढ़ते हैं। सूचना केंद्रीय सूचना आयोग का हेडक्वार्टर नई दिल्ली। नई दिल्ली केंद्रीय सूचना आयोग का हेडक्वार्टर नई दिल्ली। आगे मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त द्वारा ली जाने वाली शपथ या किए जाने वाले प्रतिज्ञान सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की किसमें अनुसूची 1 में है? मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त जो शपथ लेगा वो किसमें है? पहली अनुसूची में, फर्स्ट अनुसूची में है। तो आगे बढ़ते हैं। और कुछ है क्या? एक चीज और है, केंद्रीय सूचना आयोग प्रबंधन विनियमन ये आया है 2007 में गठित हुआ। 2007 में गठित हुआ। 2007 में केंद्रीय सूचना आयोग प्रबंधन विनियमन 2007 में गठित हुआ है। और इसके बारे में क्या देखते हैं, ये सूचना आयोग का प्रबंधक, ये जो प्रबंधन है इसमें एक प्रबंधक भी होगा। वो क्या करता है? वो न्यायिक पक्ष का प्रतिनिधित्व करता है। सूचना आयोग का प्रबंधक न्यायिक पक्ष का प्रतिनिधित्व करता है। न्यायिक पक्ष का प्रतिनिधित्व करता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। आवेदन प्राप्त होने के कितने दिनों के अंदर सूचना उपलब्ध कराने का प्रावधान? 30 दिन के अंदर। आगे बढ़ते हैं। किस धारा के अंदर अपील दायर करने का प्रावधान है? धारा 19। धारा 19 के अंतर्गत अपील दायर करने का प्रावधान है। तो और देख लेते हैं, धारा 21 क्या बोलता है? धारा 21 कोई वाद या अभियोजन या विधिक कार्रवाई या किसी ऐसी बात के बारे में किसी पीआईओ के विरुद्ध नहीं हो सकता। सद्भावनापूर्ण यानी कि गुड फेथ में की गई कार्रवाई का संरक्षण। की गई कार्रवाई में संरक्षण यानी कि अगर कोई भी काम पीआईओ पब्लिक इंफॉर्मेशन और ऑफिसर गुड फेथ में कर रहा है तो उस पर कोई भी कार्रवाई, कोई भी वाद नहीं दायर होगा। गुड फेथ में कोई भी चीज करेगा तो वो धारा 21 है। धारा 21। धारा 22। धारा 22 क्या बोलता है? धारा 22 बोलता है अधिकारी का अध्यारोही प्रभाव होने का उल्लेख। अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव, अध्यारोही प्रभाव होने का उल्लेख, होने का उल्लेख। और 20 में है शास्ति यानी कि दंड, शास्ति का प्रावधान, शास्ति का प्रावधान। क्या लोक सूचना पदाधिकारी यानी कि पीआईओ के विरुद्ध पारित शास्ति की राशि आवेदक को दी जाती है? नहीं, ये कोषागार में जमा की जाती है, सरकारी खजाने में, कोषागार में जमा की जाती है। आगे सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत किस धारा में सूचना आयोग के कार्यकलाप और शक्तियों का उल्लेख है?
धारा 18, धारा 18 में सूचना आयोग अधिकार अधिनियम की धारा 18 में सूचना आयोग के कार्यकलाप और शक्तियों का वर्णन। आगे बढ़ते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत क्या कोई शुल्क द्वितीय अपील दायर करने पर लिया जा सकता है? द्वितीय अपील दायर करने पर लिया जा सकता है? नहीं, द्वितीय अपील दायर करने पर कोई शुल्क नहीं लिया जाता। चलिए अब इसको देख लेते हैं। आवेदक, आवेदक है, आवेदक जो है वो आवेदन देगा किसके पास? पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, लोक सूचना पदाधिकारी। ठीक है, लोक सूचना अधिकारी जो है वो 30 दिन के अंदर मामला का निष्पादन कर देना है। नहीं तो फर्स्ट अपीलीय प्राधिकार के पास जाएगा। प्रथम अपीलीय प्राधिकार के पास अपील करेगा। अगर ये 30 दिन में मामला का निष्पादन नहीं हुआ 30 डेज में, तो फर्स्ट अपीलीय प्राधिकार, और अगर फर्स्ट अपीलीय प्राधिकार के मामला से भी वो असंतुष्ट है तो उसके 90 दिनों के अंदर सेकेंड अपीलीय प्राधिकार के पास जाएगा। पीआईओ, पीआईओ के से अगर पीआईओ के आदेश से अगर वो असंतुष्ट है तो उसके 30 दिन के, उसके आदेश के 30 दिन के बाद प्रथम अपीलीय प्राधिकार और उसके आदेश के 90 दिन के बाद सेकेंड अपीलीय प्राधिकार के पास जाएगा। सेकेंड अपीलीय प्राधिकार जो है वो राज्य सूचना आयोग और केंद्रीय सूचना आयोग है। केंद्रीय सूचना आयोग है। यहाँ पर उसको अपील करने में कोई शुल्क नहीं लगेगा, यानी कि द्वितीय अपील करने में कोई शुल्क नहीं लगेगा। केंद्रीय सूचना आयोग में अपील होगा, कोई शुल्क नहीं लगेगा। राज्य सूचना आयोग में अपील, राज्य सूचना आयोग में अपील करेगा तो लगेगा। यानी कि यहाँ पर केंद्र सरकार के मामले में उसको कोई शुल्क नहीं लगेगा, और लेकिन राज्य सरकार बिहार के मामले में उसको शुल्क लगता है। तो शुल्क है प्रपत्र ग, प्रपत्र ग, प्रपत्र ग बोलता है शुल्क के बारे में। शुल्क, क्या शुल्क लगेगा? ठीक, और इस शुल्क में क्या क्या आ जाएगा? आवेदन, सूचना और दांडिक शुल्क, तीनों आ जाता है। और दांडिक शुल्क, जैसे रिकॉर्ड्स लेना है, रिकॉर्ड्स लेने लेने का है। रिकॉर्ड लेने के लिए आपको फोटो का 10 रुपया लगेगा, फोटो का 10 रुपया। A4 पेपर का 2 रुपया। फ्लॉपी डिस्क या सीडी, इसका लगेगा 50 रुपया। यानी कि अगर कोई पीआईओ फोटो दे रहा है सूचना के तौर पर, फोटो का 10 रुपया लेगा आवेदक से। A4 साइज में अगर उसको दे रहा है तो 2 रुपये प्रति पेज, 2 रुपये प्रति पेज, पर पेज के हिसाब से वो देगा। और अगर वो फ्लॉपी डिस्क या सीडी में दे रहा है तो 50 रुपये उसको लगेगा एक फ्लॉपी डिस्क का। ठीक है, इसमें अगर मान लेते हैं A4 साइज से बड़ा है तो उसको अतिरिक्त शुल्क शुल्क भी लगेगा, अतिरिक्त शुल्क भी लगेगा। और आगे रिकॉर्ड्स देख, ये तो रिकॉर्ड्स लेने का है। रिकॉर्ड्स देखने का, देखें, रिकॉर्ड्स देखने का, देखने का, रिकॉर्ड्स देखने का शुल्क उसको लगेगा 20 रुपये प्रति घंटा, और प्रथम घंटा को छोड़कर, प्रथम घंटा को छोड़कर 20 रुपये प्रति घंटा, प्रथम घंटा को छोड़, पहला घंटा 0 रुपया। आगे पटना हाई कोर्ट सूचना का अधिकार नियमावली 2005 किनके आदेश द्वारा पारित है? चीफ जस्टिस, पटना हाई कोर्ट के माननीय मुख्य न्यायाधीश। आगे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के किस धारा में लोक सूचना पदाधिकारी के पदनाम का उल्लेख है? धारा 5।
धारा 5 में है लोक सूचना पदाधिकारी के पदनाम के बारे में। धारा 7 तो बताए थे निष्पादन की प्रक्रिया की प्रक्रिया। धारा 8 और 9 में है एग्जेम्पशन फ्रॉम डिस्क्लोजर। डिस्क्लोजर यानी कि आपको छूट है कि आप किन किन चीज पे सूचना नहीं दे सकते, यानी कि सूचना नहीं दिए जाने पर छूट। सूचना नहीं दिए जाने के लिए छूट। धारा 8 और 9 में है, मेनली 8 है, मेनली 8 है और इसमें टोटल 10 उपधारा है। टोटल 10 उपधारा है, 10 उपधारा, ठीक है, जिसमें से 7 एब्सोल्यूट है, यानी कि आपको एकदम नहीं ही देना है इन्फॉर्मेशन। अगर उन सब मामलों में से कोई एक रहे आपको इन्फॉर्मेशन नहीं देना है। और अगर 3 जो है वो कंडीशनल है कि आप दे सकते हैं। 3 जो है वो कंडीशनल है, यानी कि आप दे भी सकते हैं इन्फॉर्मेशन, कोई दिक्कत नहीं, इन्फॉर्मेशन दे भी सकते हैं, कंडीशनल है वो। 3 कंडीशनल है। तो अब हम लोग इसको देख लेते हैं अच्छे से कि कौन कौन है। धारा 8 अच्छे से देख लेते हैं। आ गया, हाँ, क्वेश्चन 14। 3 कंडीशनल कौन कौन है? 3 जो कंडीशनल है उसमें है सेक्शन 8 का 1 का डी, 8 का 1 का ई और 8 का 1 का जे। यानी कि 8 का 1 जो है उसका डी ई जे, डी जे, डी ई जे, डी ई जे। 8 का 1 का डी, 8 का 1 का ई, 8 का 1 का जे। इसके अलावा बाकी जो भी है वो एब्सोल्यूट है, वहां पे आपको इन्फॉर्मेशन नहीं देना है। जैसे कि अगर कोई सूचना का अधिकार में किसी के बैंक डिटेल के बारे में पूछे, आपको नहीं बताना है, क्योंकि किसी के बैंक डिटेल के बारे में बताएंगे उसका पैसा घपला हो गया। तो अगर कोई इन्फॉर्मेशन किसी के जमीन प्रॉपर्टी वगैरह से मामला हो या ऐसा मामला जिससे सरकार का गोपनीय चीज बाहर आ जाए, तो वो भी इन्फॉर्मेशन नहीं देना है। आगे, सूचना के अधिकार का अधिनियम 2005 के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी की नियम बनाने की शक्ति, सक्षम पदाधिकारी की नियम बनाने की शक्ति धारा 28 में है। सक्षम पदाधिकारी नियम बनाएगा वो धारा 28 में है। 27 बोलता है, 27 सरकार को नियम बनाने की शक्ति, नियम बनाने की शक्ति। 28 बोलता है सक्षम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, सक्षम पदाधिकारी की नियम बनाने की शक्ति, नियम बनाने की शक्ति। 31 बोलता है निरसन का प्रावधान, निरसन का प्रावधान, मतलब कोई चीज कैसे खत्म कर सकती सरकार, जो है इसको खत्म कर सकती है, वो 31 बोलता है। ये 3 रूल एक साथ, 27 में सरकार को नियम बनाने की शक्ति, 28 में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को नियम बनाने की शक्ति और 31 में निरसन का प्रावधान। इतना धारा पढ़ना है, इसमें 3 को देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे, सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत कुल शास्ति की रकम अधिकतम निम्न में से कितनी होगी? जो शास्ति अधिरोपित की जा सकती है वो शास्ति मैक्सिमम कितनी हो सकती है? तो शास्ति जो है सूचना नहीं देने पर, अगर पीआईओ या कोई भी सूचना नहीं दिया सही नियत में सीमा पर, सूचना नहीं देने पर 250 रुपया पर डे के हिसाब से दंड दिया जाएगा। 250 रुपया पर डे, 250 रुपया पर डे। और मैक्सिमम दंड जो है, ये मैक्सिमम दंड जो है 25,000, 25,000 रुपया। यानी कि 250 रुपया एक दिन का हो सकता है और मैक्सिमम दंड 25,000 रुपया होगा, ठीक है। और इससे जो दंड लगाया जाएगा, दंड से प्राप्त राशि को
वो आवेदक को नहीं दिया जाएगा, वो कोषागार में जमा होगा। कहाँ पर? यानी कि सरकारी खजाने में, कोषागार में रखा जाएगा। ठीक, आगे मैक्सिमम दंड 25,000 रुपया। आगे, बिहार सूचना का अधिकार नियमावली अंतर्गत अभिलेखों की जांच के लिए प्रति घंटा, पहला घंटा जीरो, इसके बाद पर आवर 5 रुपया, 5 प्रति घंटा 5 रुपया लिया जाता है। ठीक है, हम तो 20 रुपये लिखाए थे, पहले 5 रुपया था, अब उसको रिकॉर्ड्स देखने का 20 रुपया कर दिया है। रिकॉर्ड देखने का 20 रुपया कर दिया। अब पहला घंटा जीरो, तो ये पुराना नियम है, आपको 5 रुपया ही याद रखना है। तो 3 हो गया आंसर। अभिलेखों की जांच के लिए आपको पहला घंटा जीरो, ठीक है, उसके बाद प्रत्येक घंटा 5 रुपये लिया जाता है। आगे, जानकारी सेवा कहाँ कार्यरत है? ये जानकारी कॉल सेंटर पटना में। और कॉल कहाँ पर लगेगा, किस नंबर पर, फोन किस नंबर पर किया जाएगा, बताए थे? 15 53 11। 15 जानकारी सेवा दूरभाष संख्या, जानकारी सेवा दूरभाष संख्या, इसी नंबर पर कॉल लगेगा, जानकारी सेवा दूरभाष संख्या। आगे, क्या आप पांडुलिपि को दस्तावेज बोल सकते हैं? हाँ, पांडुलिपि को हम लोग दस्तावेज बोल सकते हैं। इंफॉर्मेशन किसको बोलेंगे? सूचना, इंफॉर्मेशन यानी कि सूचना। देख लेते हैं इंफॉर्मेशन किसको बोलेंगे। एनी मटेरियल इन एनी फॉर्म, एनी मटेरियल इन एनी फॉर्म, जो विभाग में संधारित है, जो विभाग में संधारित है, उसको इंफॉर्मेशन बोल सकते हैं। जैसे कोई पेपर, कोई पेपर भी हो सकता है, कोई प्रेस रिलीज हो सकता है, प्रेस रिलीज, ठीक है, प्रेस विज्ञप्ति, या कोई रिकॉर्ड हो सकता है, कोई ऑर्डर हो सकता है, कोई आदेश, कोई ओपिनियन हो सकता है, मेमो हो सकता है, मेमो, ईमेल हो सकता है, कोई मॉडल हो सकता है, कोई डॉक्यूमेंट हो सकता है। वही क्वेश्चन था कि डॉक्यूमेंट, पांडुलिपि भी एक डॉक्यूमेंट है, ठीक है, पांडुलिपि। उसका डाटा इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, डेटा इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, कोई भी डाटा जो कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, ठीक। और सर्कुलर, कोई सर्कुलर हो सकता है, लॉगबुक हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, कोई एडवाइस हो सकता है, कोई सैंपल हो सकता है। ये सब सूचना का अधिकार में मांग सकते हैं। अगर कहीं पर कोई इन्वेस्टिगेशन हुआ है पुलिस का, अब पुलिस सैंपल के तौर पर वहां का मिट्टी उठा के ले गया है, किसी का ब्लड सैंपल उठा के ले गया है, तो आरटीआई के अधीन उसको मांग सकता है, सैंपल भी मांग सकता है, मिट्टी वगैरह। लेकिन अगर मान लेते हैं उस सैंपल से कुछ गोपनीय बात निकल कर सामने आती है, तो धारा 8 और 9 के तहत नहीं दिए जाने का भी प्रावधान है। तो ये इंफॉर्मेशन है जो हम लोग आरटीआई एक्ट के तहत मांग सकते हैं। और 8 और 9, धारा 8 और 9 क्या बोलता है? एग्जम्पशन फ्रॉम डिस्क्लोजर, एग्जम्पशन फ्रॉम डिस्क्लोजर यानी कि सूचना को देने से छूट। मन किया तो नहीं भी दे सकते हैं उसको, कि सूचना आप नहीं भी दे सकते हैं। उसमें बहुत सारा रूल है, उसको पढ़ सकते हैं आप आगे। क्या कोई लोक प्राधिकारी किसी सूचना को उपलब्ध कराने से मना कर सकता है? हाँ, कुछ मामलों में, और लेकिन नियमों और कारणों के साथ। तो यही है 8 और 9।
वो मना कर सकता है इन्फॉर्मेशन को देने में, धारा 8 और 9 बोलता है। ठीक है। प्रपत्र घ, प्रपत्र घ, प्रपत्र घ में दो फॉर्मेट, दो पार्ट होता है, पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट वन, पार्ट टू। ये होता है आंशिक सूचना देने का। ठीक है, प्रपत्र घ, और धारा 10 रेट है, धारा 10 प्रपत्र घ से रिलेटेड है, धारा 10। ठीक है, ये क्या बोलता है कि आंशिक सूचना दे सकते हैं, आंशिक सूचना देने का प्रावधान। यानी कि पार्ट वन जो रहता है इसमें बोलता है कि ये सूचना आपको दी जा सकती है, यानी कि निम्नांकित सूचना दी जा सकती है, दी जा सकती है। ठीक है। अब पार्ट टू रहता है कि निम्न सूचना निम्न कारणों से नहीं दी जा सकती है, निम्न कारणों से सूचना नहीं दी जा सकती, नहीं दी जा रही है। यानी कि कारण भी देना होगा कि क्यों सूचना नहीं दे रहे हैं, क्यों सूचना देने से मना कर रहे हैं। आगे, केंद्रीय सूचना आयोग के चयन हेतु अनुशंसा भेजने वाली समिति का सदस्य नहीं है, विपक्षी दल का नेता होता है। केंद्रीय कैबिनेट मंत्री जिन्हें प्रधानमंत्री मनोनीत करे, सही है। अगर खाली कैबिनेट मंत्री होता तो गलत हो जाता, कैबिनेट मंत्री का सदस्य नहीं हो सकता है, प्रधानमंत्री मनोनीत कर दे तब हो सकता है। भारत का प्रधानमंत्री तो अध्यक्ष ही होता है इसका। चुनाव आयुक्त तो गलत हो जाएगा, तो हम लोग का आंसर पूछा था कौन नहीं है, तो चुनाव आयुक्त सही हो गया। आगे, सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत किस धारा में अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होने का उल्लेख है? धारा 22, धारा 22 में अध्यारोही प्रभाव होने का उल्लेख है, अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होने का उल्लेख है। धारा 23, न्यायालय के अधिकारिता का वर्जन, के अधिकारिता, अधिकारिता का वर्जन। 20 तो शास्ति है जो आरोप लगाएंगे, शास्ति का प्रावधान, प्रावधान यानी कि मिनिमम दंड जो है वो होगा 250 रुपया प्रतिदिन, पर पर डे, और मैक्सिमम होगा 25,000 रुपया, 25,000 रुपया, 25,000 रुपया से ज़्यादा उस पर दंड नहीं लग सकता है। और धारा 21 बोलता है कि सद्भावनापूर्ण, सद्भावनापूर्ण की गई कार्रवाई में संरक्षण। अगर कोई गुड फेथ में कार्रवाई किया है तो उस पर कोई केस नहीं होगा, कार्रवाई में संरक्षण। आगे, क्वेश्चन 22, क्या भारत के प्रधानमंत्री द्वारा कोई कैबिनेट मंत्री केंद्रीय सूचना आयोग का सदस्य हो सकता है? कैबिनेट मंत्री ये अगर मनोनीत करे तब होगा, ऐसे तो नहीं हो सकता। आगे, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत लोक सूचना पदाधिकारी यानी कि पीआईओ कितने दिनों के अंदर अपील दायर किया जा सकता है? 30 दिन के अंदर। जैसे आवेदक है, अपना आवेदन दिया पीआईओ के पास, इसके पास 30 दिन रहता है नियत समय सीमा इंफॉर्मेशन देने के लिए। 30 दिन जैसे समाप्त हुआ तुरंत फर्स्ट अपीलीय प्राधिकार के पास जाएगा 30 दिन के बाद। अब पहला अपीलीय प्राधिकार भी नहीं दिया तो उसके 90 दिन के बाद सेकेंड अपीलीय प्राधिकार के पास जा सकता है। और दूसरा अपीलीय प्राधिकार कौन होता है? राज्य सूचना आयोग और केंद्रीय सूचना आयोग। सेकेंड अपीलीय प्राधिकार क्या होता है? स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, यही दोनों होता है। आगे, सूचना का अधिकार अधिनियम के किस प्रावधान के अंतर्गत केंद्रीय अथवा राज्य सूचना आयोग लोक प्राधिकारी से शिकायतकर्ता से उसके द्वारा सहन की गई या अन्य नुकसान की गई के लिए प्रतिपूर्ति करने की अपेक्षा कर सकता है? ठीक है,
धारा 19 का 8 का ख, धारा 19 का 8 का ख ये बोलता है कि अगर पीआईओ इंफॉर्मेशन नहीं दिया, बहुत जरूरी इंफॉर्मेशन था, और उस इंफॉर्मेशन से अगर आवेदक को कोई नुकसान हुआ है, वित्तीय नुकसान, आवेदक को नुकसान हुआ है, तो वो पीआईओ से असूल सकता है धारा 19 का 8 का ख, 19 का 8 का ख के तहत, 19 का 8 का ख, आवेदक को अगर नुकसान हुआ है तो, और ये पीआईओ के नेक्स्ट मंथ के सैलरी से वसूला जाएगा, नेक्स्ट मंथ के सैलरी से वसूला जाएगा। अगला, अपनी प्रस्तावना, इसका प्रस्तावना क्या है कि व्यवहारिक शासन लागू है, सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत व्यवहारिक शासन लागू है। इसका प्रस्तावना के अनुसार क्या है कि व्यवहारिक शासन लागू, इसका प्रस्तावना क्या बोलता है, लोकतंत्र, प्रस्तावना क्या बोलता है, प्रस्तावना बोलता है लोकतंत्र, शिक्षित नागरिक वर्ग की अपेक्षा करता है, शिक्षित नागरिक वर्ग की अपेक्षा करता है, यह है इसका प्रस्तावना। लोकतंत्र शिक्षित नागरिक वर्ग की अपेक्षा करता है, और इस प्रस्तावना के तहत व्यवहारिक शासन लागू किया गया है। आगे, सूचना प्राप्त करने के लिए किस धारा के अंतर्गत आवेदन दिया जाता है, धारा 6, धारा 6 के अंतर्गत आवेदन दिया जाता है, धारा 6 के अंदर आवेदन, आवेदन देने की प्रक्रिया, प्रपत्र क, प्रपत्र क में आवेदन फॉर्म भरकर दिया जाता है। सारा प्रपत्र देख लेते हैं पहले। सबसे पहले है सेक्शन 6, आवेदन देने की प्रक्रिया, आवेदन देने की प्रक्रिया, और ये कोई भी आवेदन देगा तो प्रपत्र क में देगा, प्रपत्र क में, प्रपत्र क में, बिना प्रपत्र भरे, यानी कि बिना प्रपत्र भरे आवेदन स्वीकृत नहीं किया जाता, आवेदन स्वीकृत नहीं किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। अगर आवेदक को लिखने नहीं आता है तो वो सादा कागज में भी दे सकता है आवेदन, मतलब अगर आवेदक जो है उस प्रपत्र क में नहीं भरा तो वो सादा कागज में भी दे सकता है। और एक और प्रक्रिया है कि आवेदक बोलेगा, पीआईओ उसको लिखेगा, पीआईओ क्या करेगा, उसे लिखेगा, और लिखने के बाद उस पर उसे आवेदक आवेदक द्वारा पढ़वा कर या सुनवा कर उसका हस्ताक्षर या अंगूठा ले लेगा, हस्ताक्षर या अंगूठा ले लेगा। यानी कि अगर उसको लिखने नहीं आता है, ठीक है, तो क्या बोलेगा, आवेदक उसको बोलेगा सर ये बात है, हमको ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, जो जो बोलेगा उसको पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर लिखेगा, और लिखने के बाद लास्ट में आवेदक से पढ़वा लेगा, पढ़ने नहीं आता तो सुना देगा उसको, और सुनाने के बाद लास्ट में बोलेगा सही है ना, सही लिखा पाकर हस्ताक्षर और अंगूठा करवा लेगा। ठीक है, आवेदन के लिए शुल्क कितना लगेगा, आवेदन के लिए शुल्क दो कैटेगरी है, एक नॉन बीपीएल और एक बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन, और एक नॉन बिलो पॉवर्टी लाइन। तो जो बिलो पॉवर्टी लाइन में, नॉन बिलो पॉवर्टी लाइन में है, उनसे 10 रुपया लगेगा, कितना रुपया लगेगा, 10 रुपया। और जो बीपीएल में है उनको निःशुल्क दिया जाएगा, मुफ्त, एक भी रुपया नहीं लगेगा, 10 रुपया लगेगा नॉन बीपीएल, और बीपीएल के लिए निःशुल्क आवेदन
एक भी रुपया नहीं लगेगा। आगे ये हो गया प्रपत्र क। प्रपत्र ख में है पावती। पावती यानी कि रिसीविंग। रिसीविंग हम मतलब वो आवेदन दिया तो हम लोग उसको एक रिसीविंग दे देंगे। उस रिसीविंग पर लिखा रहेगा कि 30 दिन का जो टाइम है, नियत समय सीमा, वो उस पर लिखा रहेगा। इतना तारीख तक आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। वो पावती है। प्रपत्र ग। प्रपत्र ग शुल्क के बारे में बोलता है। शुल्क। शुल्क। शुल्क रिकॉर्ड लेने का और रिकॉर्ड्स पढ़वाने का, देखने का। रिकॉर्ड लेने का शुल्क क्या है? अगर फोटो है तो 10 रुपया। अगर A4 साइज पेपर है तो 2 रुपया पर पेज। ठीक है। फ्लॉपी डिस्क है तो फ्लॉपी डिस्क अब तो नहीं आता है, या CD, तो उसका 50 रुपया पर प्रति प्रति फ्लॉपी डिस्क या CD। तो 10 रुपया, 2 रुपया पर पेज, 50 रुपया। ये है रिकॉर्ड्स लेने का। रिकॉर्ड्स लेने का। रिकॉर्ड्स देखने का भी है। वो बोलेगा कि नहीं, हम रिकॉर्ड हमको लेना नहीं है, हमको खाली देखना है। बोलेगा हमको देखना है खाली बस, कि काम सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जो भी है वो रिकॉर्ड देखना है। तो उसको प्रथम घंटा 0। प्रथम घंटा 0। और इसके बाद, प्रथम घंटा के बाद 20 रुपये प्रति घंटा। क्वेश्चन में यहाँ पे एक क्वेश्चन बनाया था, वहाँ 5 रुपये प्रति घंटा दिया है। आपको 5 रुपये प्रति घंटा ही करना है। जो आपका ये देखे, जो आपका आंसर दे, बोर्ड ऑफ रिवेन्यू। बोर्ड ऑफ रिवेन्यू 5 रुपये प्रति घंटा दिया है आंसर, तो आपको 5 ही याद रखना है। ठीक है। लेकिन अभी लेटेस्ट में 20 रुपये प्रति घंटा हो गया है, तो इसको भी आप लोग को सुधार लेना है। तो ये हो गया प्रपत्र ग। प्रपत्र ख। प्रपत्र क ख ग हो गया। आते प्रपत्र घ। प्रपत्र घ। प्रपत्र घ जो है वो निर्णय लेने या सूचना दिए जाने का प्रपत्र। निर्णय लेने या सूचना दिए जाने का प्रपत्र। दिए जाने का प्रपत्र यानी कि यही प्रपत्र घ जो है, इसमें 2 कॉलम रहेगा। आंशिक सूचना देना है। जरूरी नहीं कि टोटल सूचना दे ही देंगे। आंशिक सूचना देने का प्रावधान ये प्रपत्र घ ही है, प्रावधान। और ये धारा 10 बोलता है आंशिक सूचना देने का प्रावधान। तो आंशिक सूचना कैसे रहेगा? इसमें 2 पार्ट रहेगा। ये हो गया एक पार्ट, ये हो गया दूसरा पार्ट। ये हो गया पार्ट 1, ये हो गया पार्ट 2। तो पहले पार्ट में क्या बोलेगा कि कौन कौन सा सूचना उसको दिया जा रहा है। तो निम्नांकित सूचना दी जा रही है, वो पार्ट 1 में रहेगा, जो सूचना दिया जाएगा। और कुछ सूचना नहीं दिया जाएगा। धारा 8 और 9 के तहत एग्जेम्पशंस फ्रॉम डिस्क्लोजर। तो इसमें क्या है कि निम्न कारणों से, कारण भी व्यक्त करना है कि क्यों नहीं दिया जा रहा है। निम्न कारणों से सूचना नहीं दी जा रही, वो हो जाएगा पार्ट 2 में। पार्ट 2। तो प्रपत्र घ भी हो गया। प्रपत्र अंग। प्रपत्र अंग क्या बोलता है? प्रपत्र अंग बोलता है लोक प्राधिकार संबंधित को ट्रांसफर कर देंगे। लोक प्राधिकार संबंधित को ट्रांसफर कर देंगे, मतलब कि जिससे रिलेटेड होगा उसको ट्रांसफर कर देगा, कर देंगे। अगर मान लेते हैं PIO है, उसको ये समझ में आएगा कि हमसे रिलेटेड नहीं है,
तो वो दूसरे पीआईओ को भी भेज सकते हैं। अगर ए पीआईओ है तो वो पीआईओ को भेजेगा, डिसीजन तो पीआईओ ही लेगा। और अगर वहां पे पीआईओ है, वो देख रहा है कि यह मेरा मेरा मामला नहीं है, किसी और से संबंधित है, तो किसी अन्य पदाधिकारी से भी सूचना मांग सकता है, अन्य पदाधिकारी से भी सूचना मांग सकता है। तो पीआईओ से पीआईओ 5 दिन, ए पीआईओ से ए पीआईओ 5 दिन, पीआईओ से अन्य पदाधिकारी 5 दिन भेजने का, और 5 दिन वापस लेने का। तो ये याद रखना है, 10 दिन एक्स्ट्रा, तो इसमें 5 दिन, तो इसमें हो जाएगा 30 दिन पीआईओ को लगता है, इसमें लगेगा 35 दिन, इसमें 30 + 5 35 दिन, इसमें 30 + 10 40 दिन। तो ये है कि संबंधित को ट्रांसफर कर देंगे, लोक प्राधिकार संबंधित को ट्रांसफर कर देंगे। और एक चीज और, अगर अन्य कोई अन्य प्राधिकार पदाधिकारी है, उसको जब वो इन्फॉर्मेशन दिया है, अगर ये टाइम पर नहीं दे पाया, तो पीआईओ को सजा नहीं होगा, इसको सजा, दंड इस पर होगा, दंड अन्य पदाधिकारी को होगा। कि भाई लोक प्राधिकार ए पीआईओ सूचना, लोक सूचना पदाधिकारी तो बोल देगा कि मैंने उस पदाधिकारी को बोला था सूचना देने के लिए, उन्होंने सूचना नहीं दिया टाइम पर। ठीक है, आरटीआई की सूचना में लेट नहीं करना है। प्रपत्र 4, प्रपत्र 4 बोलता अस्वीकृत करने का प्रपत्र, अस्वीकृत करने का प्रपत्र। घ और च में कंफ्यूज नहीं करना है। घ में है कि अस्वीकृत नहीं करना है, आंशिक सूचना दे रहा है, कुछ दे रहा है कुछ नहीं दे रहा है, निर्णय लेना, सूचना दिए जाने का प्रबंध। सूचना देगा तो कैसे देगा, वो प्रपत्र घ में देगा, लेकिन अब सूचना उसको नहीं देना, अस्वीकृत करना है। तो अस्वीकृत करने के लिए प्रपत्र 4 में है, प्रपत्र 4 में, प्रपत्र 6 6 6 में है अपील दायर करने का, अपील दायर करने का प्रावधान। एक क्वेश्चन आया था कि केंद्र में अपील दायर करने का शुल्क 0 है, 1 भी रुपया नहीं लिया जाएगा, केंद्र में 0 है। अब बिहार में शुल्क है अपील दायर करने का 10 रुपया। कितना है, 10 रुपया, 10 रुपये शुल्क लेंगे। और यदि, क्या कोई व्यक्ति अगर शुल्क नहीं दिया है, कोई आवेदक, तो उसका आवेदन रिजेक्ट हो जाएगा? नहीं। यदि अपील में पैसा या शुल्क संलग्न नहीं है तो रिजेक्ट नहीं करेंगे, रिजेक्ट नहीं करेंगे, रिजेक्ट नहीं करेंगे उसको। क्या करेंगे, टाइम देंगे, उसे नोटिस देंगे, नोटिस देंगे कि 7 डेज के अंदर अंदर शुल्क दें, शुल्क दे दें। अगर फिर भी नहीं देता है तब रिजेक्ट करेंगे, अगर फिर भी नहीं देगा तब रिजेक्ट करेंगे। तो ये प्रावधान बिहार में है, ये प्रावधान बिहार में। प्रपत्र 6 के बाद प्रपत्र ज, प्रपत्र ज ये बोलता है प्रशाखा या कार्यालय में सूचना की मांग, प्रशाखा या कार्यालय में सूचना की मांग। मांग अगर मान लीजिए कि कोई योजना से संबंधित आपसे न्यू आरटीआई में जानकारी मांगा है, तो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के पास तो वो जानकारी होगा नहीं, वो तो प्रशाखा या कार्यालय से ही जानकारी मांगेगा, तो प्रशाखा या कार्यालय के पास वो भेज देगा, और प्रशाखा प्रशाखा या कार्यालय जो है उसे वो इंफॉर्मेशन देगा। सूचना देने के लिए वो बाध्य होगा, सेक्शन 5 का 4 और 5 का 5, 5 का उपधारा 4 उपधारा 5, सूचना देने के लिए जो कार्यालय के पदाधिकारी है वो सूचना देने के लिए बाध्य होगा, उसको देना ही पड़ेगा, के लिए बाध्य होगा। और अगर नहीं दिया सूचना सूचना तो दंड का भागी होगा।
दंड का भागी होगा। ठीक है, सूचना नहीं देने पर 250 रुपया पर डे, मैक्सिमम 25,000 रुपया। और इसमें पीआईओ को दंड नहीं होगा, पीआईओ को दंड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पीआईओ तो भेज दिया है प्रशाखा कार्यालय में, अब वो काम सूचना देने का प्रशाखा और कार्यालय का है। तो इसमें 250 रुपया पर डे और मैक्सिमम कितना दंड देगा? 25,000, 25,000 दंड देगा। 250 रुपया पर डे और मैक्सिमम 25,000। आगे आगे अच्छा, क्वेश्चन प्रपत्र जो तक ही था, बस इतना प्रपत्र है। सारा प्रपत्र को एक बार देख लीजिए। यहाँ है प्रपत्र क, प्रपत्र क, ख ग, घ अंग, च छ ज, यहाँ तक सारा प्रपत्र मैंने करवा दिया है। आगे बढ़ते हैं। आगे ये क्वेश्चन, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत किस धारा में केंद्रीय सूचना आयोग के गठन का प्रावधान? धारा 12, 12 में है सीआईसी का गठन और 18 में है सीआईसी की शक्तियां, शक्तियां। ठीक है, 11 में है थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन, थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन, थर्ड पार्टी सूचना, थर्ड पार्टी सूचना। आगे, कोई सूचना किसी अस्पष्ट आवेदन पर नहीं दिया जाएगा। एकदम सही, आवेदन स्पष्ट होना चाहिए, अस्पष्ट आवेदन पर नहीं दिया जाएगा। और आवेदन देने के लिए प्रपत्र है प्रपत्र क, प्रपत्र क में ही आवेदन दिया जाएगा। आगे, बिहार सूचना के अधिकार अधिनियम 2006, अपील दायर करने के लिए कितना शुल्क? 10 रुपए प्रत्येक अपील के लिए। ठीक है, अपील के लिए, अपील के लिए है प्रपत्र 6, प्रपत्र 6। आगे, केंद्रीय सूचना आयोग के चयन हेतु अनुशंसा करने वाली समिति का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री अध्यक्ष होगा। आगे, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की प्रस्तावना लोकतंत्र शिक्षित नागरिक वर्ग की अपेक्षा करता है। क्या हो जाएगा? नागरिक, नागरिक वर्ग। अब प्रस्तावना के तहत कौन सा शासन, व्यावहारिक शासन लागू है? व्यावहारिक शासन लागू है, ये भी याद रखना है। आगे, सूचना का अधिकार, फीस और लागत का विनियमन और नियमितीकरण केंद्रीय नियम, इसलिए तो 2005 में ही लागू। आगे, बिहार सूचना के अधिकार अधिनियम 2006 के नियम 5 में किसका उल्लेख है? शुल्क की दर, शुल्क की दरें, नियम 5, नियम 5 में है शुल्क की दरें। तो शुल्क में क्या क्या हो जाएगा? रिकॉर्ड्स लेने का, रिकॉर्ड्स लेने का, ठीक, अपील आवेदन देने का, आवेदन देने का शुल्क। अगर बीपीएल का है तो 0, अगर नॉन बीपीएल है तो 10 रुपया, 10 रुपया। ठीक है, रिकॉर्ड्स लेने का, फोटो का 10 रुपया। ठीक, A4 पेपर, A4 पेपर का 2 रुपये पर पेज। और फ्लॉपी डिस्क या सीडी, या सीडी 50 रुपये प्रति फ्लॉपी डिस्क या सीडी। ये हो गया 10 रुपया, 2 रुपये पर पेज और 50 रुपये प्रति। ये हो गया रिकॉर्ड्स देखने का। अगला, रिकॉर्ड्स देखने का, रिकॉर्ड्स देखने का फर्स्ट आवर 0, प्रथम घंटा 0, इसके बाद, इसके बाद 5 रुपया पर आवर, फर्स्ट घंटा 0, इसके बाद 5 रुपया पर आवर। उसके बाद अपील का,
अपील के लिए 10 रुपये। अपील के लिए 10 रुपये। तो ये है शुल्क। और शुल्क का बताता है नियम 5। नियम 5 आगे। क्या कोई व्यक्ति किसी सार रहित या दस्तावेज रहित सूचना मांग सकता है ना? सार रहित, कुछ सार तो होना चाहिए ना। दस्तावेज रहित सूचना की मांग कर सकता नहीं कर सकता है? हाँ, ऐसा हो सकता है कि आवेदक बोले कि हमको इन्फॉर्मेशन जो है अपने फोन नंबर या ईमेल पर चाहिए। ईमेल पर सूचना मंगवा सकता है। क्या बोलेगा? व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप पर, फोन पर मंगवा सकता है, व्हाट्सएप पर मंगवा सकता है, ईमेल पर सूचना मंगवा सकता है। तो आवेदक मंगवा सकता है ये चीज। लेकिन उस इंफॉर्मेशन कोई सार है ही नहीं। दस्तावेज रहित, सार रहित सूचना की मांग नहीं कर सकता है। आगे। कोई व्यक्ति सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत किसी निजी संस्थान से बिल्कुल मांग सकता है, प्राइवेट निकाय से संबंधित। ठीक है। पिज्जा डिलीवरी, इसका ऑर्डर दिए। मान लीजिए पिज्जा का ऑर्डर दिए। पिज्जा में क्या क्या डला रहा है? ठीक है। इंग्रेडिएंट्स, इसकी मांग कर सकता है। बिल्कुल मांग कर सकते हैं आरटीआई के तहत। वो अपना रेसिपी नहीं बताएगा, लेकिन इंग्रेडिएंट्स बता देगा कि हाँ इसमें धनिया लग रहा है, इसमें ये लग रहा है, लेकिन कितना लग रहा है वो नहीं बताएगा। आरटीआई के अधीन क्या कोई व्यक्ति किसी रुके हुए सरकारी कार्य, बिल्कुल रुके हुए सरकारी कार्य के बारे में जानकारी पा सकता है। उसके बाद विधायक या सांसद का निधि से जो रोड या कोई कोई प्रोग्राम चल रहा है तो उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 में किस प्रावधान का उल्लेख है? लोक प्राधिकारों की बाध्यताओं का। धारा 4 में है लोक प्राधिकार की बाध्यताओं का उल्लेख है। और क्या सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत किसी आवेदक को सूचना मिलने में देरी के कारण हुई क्षति के लिए कोई मुआवजा का दावा कर सकता है? यदि हाँ तो किस प्रावधान? धारा 19 के तहत। धारा 19 के तहत मुआवजा कर सकता है। धारा 19 का 8 का ख। धारा 19 का 8 का ख, याद रखना। आगे। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधान, कुछ प्रावधान अधिनियम के पारित होने के साथ ही लागू कर दिए और कुछ प्रावधान 120वें दिन। 120वें दिन यानी कि जिस दिन पारित हुआ, पारित किस दिन हुआ? पारित हुआ है 15 जून, जून 2005। इस दिन सारा प्रावधान लागू नहीं हुआ। इस दिन कुछ प्रावधान लागू किया। कौन कौन? 4 का 1, 5 का 1, 5 का 2, 12, 13, 15, 16, 24, 27 और 28। 4 का 1, 5 का 1, 5 का 2, 12, 13, 15, 16, 24, 27, 28। ये सारा प्रावधान जो है इसका शुरू में ही लागू हो गया, पहले ही दिन। इसके 120वें दिन यानी कि ये हो गया तुम्हारा आपका 12 अक्टूबर 2005। बाकी सारा नियम इस दिन लागू हुआ। बाकी सारा नियम इस दिन लागू हुआ। आगे। सूचना का अधिकार अधिनियम किस संख्यांक में? संख्यांक 22 बताए थे। संख्यांक 22। आगे। सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के पूर्व कौन सा अधिनियम प्रख्यापित था? बताए थे। सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम 2002। इससे पहले सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम 2002 आया था। इससे पहले सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम 2002 आया था। आगे। क्या कोई व्यक्ति फोन के माध्यम से सूचना प्राप्त कर सकता है? बिल्कुल सही। फोन, ईमेल, व्हाट्सएप,
व्हाट्सएप के माध्यम से सूचना प्राप्त कर सकता है। सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत क्या कोई बिहार का व्यक्ति तमिलनाडु सरकार के अंतर्गत किसी विकास, बिल्कुल। सूचना का अधिकार अधिनियम पूरा इंडिया में लागू है, ठीक है। सूचना का अधिकार अधिनियम पूरा इंडिया में लागू है। कहीं भी वो कोई भी सवाल पूछ सकता है, तमिलनाडु सरकार से भी कोई योजना पूछ सकता है। हाँ, लेकिन ये बोलेगा बिहार आरटीआई नियमावली, इसके तहत आप सिर्फ बिहार का जानकारी ले सकते हैं, केवल बिहार सरकार की जानकारी के अधीन। बिहार सरकार के अधीन क्यों, बिहार के अधीन, प्राइवेट से भी तो जानकारी ले सकते, सिर्फ बिहार क्षेत्र में आप जानकारी ले सकते हैं। लेकिन केंद्रीय ये तो सूचना का अधिकार अधिनियम है, पूरा इंडिया में लागू है, इसके तहत आप पूरे इंडिया में कहीं से भी जानकारी ले सकते हैं। आगे, क्या किसी सूचना के प्रकृति पर कोई भ्रांति होने पर बैठकर बात कर सकता है? एकदम, लोक सूचना पदाधिकारी पीआईओ और आवेदक आपस में बैठकर आपस में विचार कर इसे दूर कर सकते हैं, एकदम सही, कर सकते हैं। सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के किस धारा में नागरिकों को सूचना का अधिकार दिया गया है? धारा 3। धारा 3 क्या बोलता है कि सूचना का अधिकार भारतीय नागरिकों को प्रदत्त है। दो में तो डेफिनेशन है, परिभाषा, दो में तो परिभाषा है। 5 में तो है कि आपका किससे किससे सूचना मांगे और सूचना मांगे के लिए बाध्य है, दंड वगैरह, सूचना वगैरह मांगने किससे मांग सकता है उसके बारे में, यानी कि 5 का 4, 5 का 4 पीआईओ जिससे सूचना मांगेगा, सूचना देने के लिए बाध्य, सूचना देने के लिए बाध्य है। 5 का 5 सूचना नहीं देगा तो दंड का भागी होगा, देने पर दंड का भागी होगा। हो गया 5 का 4, 5 का 5। आगे, बिहार सूचना का अधिकार नियम 2006 के अंतर्गत प्रथम अपील का फॉर्म प्रपत्र 6 में प्रावधान, एकदम सही है, प्रपत्र 6 में है प्रथम अपील, और अपील का शुल्क है 10 रुपये, 10 रुपये। अगर कोई शुल्क नहीं लगाता है इसमें, अगर कोई आवेदक शुल्क नहीं लगाता है तो उसको नोटिस देंगे, नोटिस देंगे 7 दिन के अंदर आप शुल्क दीजिए। अगर फिर भी 7 दिन के अंदर शुल्क नहीं देता है तब जाके उसका अपील आवेदन रिजेक्ट कर सकते हैं। सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के लागू होने के कितने दिनों के भीतर एक लोक प्राधिकार अपने सभी प्रशासनिक इकाइयों में केंद्रीय लोक सूचना पदाधिकारी और राज्य लोक सूचना पदाधिकारी को अभिहित करेगा? 100 दिनों के अंदर, 100 दिनों के अंदर। ये ये जब लागू हुआ था सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, उसमें 100 दिन के अंदर जो है क्या करना था, लोक कोई भी लोक प्राधिकार अपने सभी प्रशासनिक इकाई में केंद्रीय लोक सूचना पदाधिकारी और राज्य लोक सूचना पदाधिकारी दोनों को अभिहित करेगा। अगर सेंट्रल से रिलेटेड मामला है आरटीआई एक्ट के तहत तो वो केंद्रीय लोक सूचना पदाधिकारी, और अगर राज्य से रिलेटेड मामला है तो राज्य लोक सूचना पदाधिकारी, दोनों में से कोई एक ही रहेगा, केंद्रीय रहेगा या राज्य रहेगा, दोनों में से कोई एक ही काम करेगा। आगे, परिभाषाएं धारा 2 में है, धारा 2 में है। आगे, लोक सूचना पदाधिकारी पर लगाए गए शास्ति द्वारा प्राप्त राशि कहाँ रखा जाएगा? सरकारी खजाने में, यानी कि कोषागार में। आगे, शास्ति जो लगाएगा वो धारा 20 में, धारा 20 में, और मिनिमम दंड है 250 रुपया प्रतिदिन, जितना दिन वो लेट करेगा।
मैक्सिमम दंड है 25,000। 25,000 ज़्यादा दंड नहीं ले सकते। ऐसा नहीं कि मान लो 1 साल नहीं दिया पैसा, 1 साल तक वो इन्फॉर्मेशन नहीं दिया तो उसका पूरा सैलरी ले लिए। ऐसा नहीं करना है। मैक्सिमम 25,000 का दंड लगेगा। आगे, बिहार लोक सूचना बिहार सूचना का अधिकार नियमावली 2006 के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन किस प्रपत्र में दिया जाएगा? प्रपत्र क में। प्रपत्र क में सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन किस प्रपत्र में दिया जाएगा? प्रपत्र क में। प्रपत्र ख है पावती। प्रपत्र ख है पावती। प्रपत्र ग है शुल्क। प्रपत्र घ है सूचना दिए जाने का प्रपत्र। प्रपत्र अंग लोक प्राधिकार ट्रांसफर कर देंगे। संबंधित को ट्रांसफर करेंगे। च में क्या है? अस्वीकृत करने का प्रपत्र। अस्वीकृत करने का प्रपत्र। छ में है अपील का। अपील दायर करने का प्रपत्र। ज है प्रशाखा या कार्यालय में सूचना की मांग। प्रशाखा या कार्यालय में सूचना की मांग। ख ग घ अंग च छ ज इतना ही है। आगे, क्या कोई राज्य सरकार सूचना का अधिकार नियमावली बनाने में सक्षम है? हाँ है, बिल्कुल है। बिहार बनाया 2006 में। बिहार का है 2006 में। आगे, आरटीआई एक्ट के अधीन कोई व्यक्ति किसी विधायक या सांसद निधि से ली गई योजना को बिल्कुल सूचना प्राप्त कर सकता है। ठीक है, ये प्राइवेट संस्थान से सूचना प्राप्त कर सकता है। प्राइवेट संस्थान से भी सूचना प्राप्त कर सकता है। ठीक है, ये कोई क्या बोलते हैं इसमें, जांच करवा सकता है, रोड की जांच करवा सकता है, योजना के प्राक्कलन की जांच करवा सकता है। जांच करवा सकता है। आगे, पटना हाईकोर्ट सूचना का अधिकार नियमावली 2005 के अंदर किस जुर्माना का प्रावधान है? जुर्माना का प्रावधान नियम 6 में है। नियम 6 में है। नियम 6 में पटना हाईकोर्ट नियमावली। सबसे पहले देखते हैं नियम 4। पटना हाईकोर्ट नियमावली का नियम 4। नियम 4 है आवेदन का निष्पादन। आवेदन का निष्पादन करने की प्रक्रिया। प्रक्रिया किसके द्वारा? प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा। दूसरा है धारा 7। स्वप्रेरणा से सूचनाओं का डिस्क्लोजर करना। तीसरा है नियम 9। अभिलेखों का संधारण। और अभी पढ़े हैं नियम 6। नियम 6। नियम 6 क्या बोलता है? जुर्माना का प्रावधान। का प्रावधान। तो हम लोग 4, 6, 7 और 9, यानी कि 4, 6, 7 और 9 पटना हाईकोर्ट नियमावली में पढ़ना है। यही 4 नियम पूछा है। आगे, बिहार से पावती और प्राप्ति रसीद। पावती प्रपत्र ख।
क में है आवेदन इस प्रपत्र में देंगे, आवेदन देना है। ख में पावती है, ठीक है, ख में पावती। ग में शुल्क की दरें। घ में है सूचना दिए जाने का प्रावधान, सूचना दिए जाने का प्रपत्र। अंग में क्या है, लोक पब्लिक अथॉरिटी, लोक प्राधिकार ट्रांसफर करेगा, अंग में है। छ में क्या है, छ में है अस्वीकृत करने का प्रपत्र, अस्वीकृत करने का प्रपत्र। छ में है अपील। ज में है प्रशाखा या कार्यालय से सूचना की मांग, या कार्यालय से सूचना की मांग। ये सारा प्रपत्र समाप्त हो गया। ग घ अंग च छ ज। आगे सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंदर पीआईओ क्या है, लोक सूचना पदाधिकारी, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। इसका काम क्या है, कोई भी आवेदन आया 30 दिन के अंदर उसका निष्पादन कर देना है। ठीक, आगे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत द्वितीय अपील दायर कितना दिन के अंदर, 90 दिन के अंदर। देखते हैं, कोई भी आवेदन आया, कोई भी आवेदन आया वो जाएगा पीआईओ के पास। पीआईओ 30 दिन के अंदर, 30 डेज के अंदर अंदर उसका आदेश दे देगा। अब वो आदेश 30 दिन के अंदर कभी भी दे सकता है। अगर आदेश से वो खुश नहीं है आवेदक, तो प्रथम अपील कर सकता है। अब प्रथम अपील के विनिश्चयन के 90 दिन के बाद या उसका आदेश पारित करने के 90 दिन के बाद वो सेकेंड अपील अथॉरिटी के पास जाके आवेदन दे सकता है। ठीक, द्वितीय अपील हमेशा क्या होता है, या तो स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन या सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, यही दोनों होता है। इसको हाई कोर्ट की सॉरी सिविल कोर्ट की शक्ति प्राप्त है, शक्ति। आगे, क्या आरटीआई के अधीन एक बैंक प्रबंधक किसी व्यक्ति के बैंक खाता की जानकारी दे सकता है? नहीं दे सकता। है कैसे दे देगा, बैंक के खाता की जानकारी नहीं देगा, वो बहुत गोपनीय चीज है। सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत क्या किसी लोक सूचना पदाधिकारी के विरुद्ध सूचना आयोग द्वारा बिना सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिए शास्ति आरोपित किया सकता है? नहीं, ये तो कभी नहीं किया सकता। ये लॉ ऑफ नेचुरल जस्टिस है। लोक सूचना पदाधिकारी हो या कोई भी पर्सन हो, सूचना आयोग के द्वारा बिना सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिए शास्ति आरोपित नहीं किया जा सकता है। और एक चीज याद रखना, धारा 21 क्या बोलता है कि सद्भावनापूर्ण किए गए कार्य में संरक्षण, यानी कि अगर कोई सद्भावनापूर्ण काम किया है, सारे रूल और रेगुलेशन को फॉलो करते हुए काम किया है, तो उसको संरक्षण मिलेगा, उस पर कोई भी वाद, कोई केस वगैरह दायर नहीं होगा। केंद्रीय सूचना आयोग प्रबंधन रेगुलेशन 2007, निबंधक की युक्ति का प्रावधान किस चैप्टर में किया गया है? चैप्टर 2 रेगुलेशन 3, चैप्टर 2 रेगुलेशन 3। और ये 2007 में आया, ये भी याद रखना, ये भी क्वेश्चन पूछा है कब आया, 2007 में आया। केंद्रीय सूचना आयोग प्रबंधन रेगुलेशन ये आया है 2007 में। और इसका काम क्या है, ये प्रबंधक जो है इसका, प्रबंधक जो है इसका, वो न्यायिक पक्ष रखता है, न्यायिक पक्ष का प्रतिनिधित्व करता है, प्रतिनिधित्व करता है। आगे, केंद्रीय सूचना आयोग प्रबंधन विनियम कब आया? 2007 में आया। ठीक है, 2007 में आया। और इसका प्रबंधक जो है
न्यायिक पक्ष का प्रतिनिधित्व करता है। का प्रतिनिधित्व करता है। चैप्टर 2 रेगुलेशन 3 वही था। चैप्टर 2 रेगुलेशन 3 आगे। सूचना आयोग सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत किसके समक्ष अपील दायर किया जा सकता है? अपील किसके समक्ष? भारत के उच्च न्यायालय नहीं, संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय नहीं, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण नहीं, इसमें से कोई नहीं। अपीलेट अथॉरिटी जो है, सेकेंड अपीलीय प्राधिकार है आपका सेंट्रल इंफॉर्मेशन का केंद्रीय सूचना आयोग या फिर राज्य सूचना आयोग। तो फर्स्ट अपील तो और नहीं होगा, वो तो सिविल कोर्ट का पावर रखता है, तो हाई कोर्ट के पास कहाँ से? हाई कोर्ट के पास जा ही नहीं सकते। आगे, सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत किसी व्यक्ति को कोई सूचना मांगने या अपने निजी व्यक्तित्व का ब्यौरा देना आवश्यक है? नहीं, बिल्कुल नहीं, सिवाय उसके जो उससे संपर्क करने के लिए आवश्यक हो। मतलब कम से कम कुछ इन्फॉर्मेशन तो देना होगा, एकदम जीरो इन्फॉर्मेशन नहीं देना होगा। अगर उसमें उसका इन्फॉर्मेशन की जरूरत नहीं है तो उसको देने का कोई आवश्यकता नहीं है। आगे, बिहार सूचना का अधिकार नियमावली 2006 के अंतर्गत आवेदन का निस्तार करने का प्रावधान। नियम 4 आवेदन का निस्तार करने का प्रावधान। प्रपत्र घ सूचना देने का प्रपत्र है। आगे, सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत किस प्रावधान द्वारा केंद्र सरकार को शक्तियां प्रदत्त की गई है कि उनके द्वारा वैसी कठिनाइयों को दूर किया जा सकता है जो आवश्यक एवं समीचीन हो और उसके यथोचित प्रावधान बनाए जा सकते हैं। 30 क्या बोलता है? 30 बोलता है केंद्र सरकार कठिनाइयां दूर करना, केंद्र सरकार द्वारा कठिनाइयां दूर करना, कठिनाइयां दूर करना। 30 में हो गया। अब 27 क्या बोलता है? 27 28 भी देख लेते हैं। 28 बोलता है सक्षम प्राधिकार द्वारा नियम बनाने की शक्ति 27 बोलता है सरकार द्वारा नियम बनाने की शक्ति, यानी कि केंद्र सरकार द्वारा नियम बनाने की शक्ति। और 31 बोलता है निरसन का प्रावधान, यानी कि धारा 28, धारा 27, 30 और 31 चारों याद रखना है। आगे, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 निम्न में से कौन सी बात नहीं बताता है? कौन सी सूचना प्रार्थनार्थ उपलब्ध है, ये तो बताएगा। कहां से तत्कालिक सूचना प्राप्त की जा सकती है, तो बताएगा। सूचना प्रदान करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी कौन है, ये भी बताएगा। तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। बिहार सूचना के अधिकार नियमावली 2006 A4 A3 कागज से बड़े आकार का अतिरिक्त शुल्क लिया जाएगा। A4 के लिए 2 रुपया पर पेज, 2 रुपया पर पेज। लेकिन A4 से अतिरिक्त आकार, बड़ा आकार का साइज है, तो बड़े आकार के कागज पर फोटो कॉपी करने में होने वाला वास्तविक व्यय जो होगा वो लेगा। आगे, सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत लोक प्राधिकार द्वारा धारित ईमेल को सूचना के दायरे में रखा गया। एकदम सही, ईमेल भी है, फोन भी है। मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। जो हो जाए पहले। आगे, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत पारित आदेश में यह कहा गया है औचित्य के स्वरूप में
क्यों से संबंधित मांगे गए सूचना को नकारा जा सकता है। हाँ, क्यों नहीं पूछना, आप सूचना मांगे हैं, हम आपको देंगे। क्यों और क्या क्या नहीं, वो सब नहीं पूछना है। सूचना का की स्वतंत्रता अधिनियम 2002 निरसित हो गया, इसके जगह पर आ गया सूचना का अधिकार अधिनियम, अधिनियम 2005। इसको लाने वाली थी अरुणा रॉय। अरुणा रॉय सबसे पहले यही इसका प्रावधान लाने वाली थी, अरुणा रॉय यही मामला उठाई थी। और सूचना का अधिकार जो है 15 जून, है ना, 15 जून 2005 को गजट प्रकाशित हुआ, यानी कि राष्ट्रपति की अनुशंसा या सहमति, ठीक है, सहमति बोले, राष्ट्रपति का अनुमोदन अनुमोदन प्राप्त हो गया। और इसके 120 दिन बाद, 120 दिन बाद यानी कि 12 अक्टूबर 2005 को, इसके 120 दिन बाद ये लागू या पारित, कोई दिक्कत नहीं है। आगे, सूचना का अधिकार अधिनियम किस दिन अधिनियमित किया गया, तो 15 जून 2005। आगे, यदि सूचना दायर किया गया तो अस्वीकृत करने का फॉर्म, चौ चौ क में है आवेदन देने का प्रपत्र, प्रपत्र, ख में है पावती, ग में शुल्क की दरें। अगला, सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के किस धारा में राज्य मुख्य सूचना आयुक्त अथवा राज्य सूचना आयुक्त को हटाने का प्रावधान है। धारा 17, हटा कौन सकता है, राष्ट्रपति। धारा 17 में हटाने का प्रावधान है। 17 में खतरा, 17 में खतरा। अगला, केंद्र या राज्य सूचना आयोग निम्न में से एक रिपोर्ट प्रतिवेदन तैयार करेंगे जो अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन से संबंधित होगा। ये वार्षिक प्रतिवेदन, हर साल में एक ही प्रतिवेदन देंगे केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग, और उसमें ये प्रावधान देंगे कि अधिनियम के प्रावधानों को कार्यान्वयन किस तरीका से होगा। आगे, क्या बिहार सूचना का अधिकार नियमावली 2006 का कोई प्रावधान को पारित किया जा सकता है अथवा संशोधित किया जा सकता है जो सूचना का अधिकार अधिनियम के विपरीत हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। जो आरटीआई एक्ट आया है 2005, उसके बेसिस पे आया है बिहार आरटीआई नियमावली, नियमावली 2006। तो ऐसा कोई भी, इसमें जितना भी नियम होगा वो इस एक्ट का जो धारा है, धारा के विपरीत नहीं हो सकता है। कोई भी ऐसा नियम है जो इसका धारा का अपोज है, अपोजिट है, तो उसको, उस नियम को नहीं माना जाएगा, विपरीत हो ही नहीं सकता है। आरटीआई एक्ट हमेशा सुपरसीड करेगा, यानी कि बिहार सूचना अधिकार नियमावली के प्रावधान को पारित किया जा सकता है, संशोधित किया जा सकता है, सूचना का अधिकार का अधिनियम के विपरीत हो उसको नहीं किया जा सकता है। आगे, क्या कोई व्यक्ति सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत अस्पताल में दवाइयों की अनुपलब्धता के बारे में सूचना प्राप्त कर सकता है? हाँ, कर सकता है। अस्पताल में दवाई क्यों नहीं है उसके बारे में पूछ सकता है वो। आगे, पटना हाईकोर्ट सूचना का अधिकार नियमावली 2005 के अंतर्गत अपील का प्रावधान नियम 5 में, अपील का प्रावधान है नियम 5 में। नियम 4 में क्या है, प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा आवेदन के निष्पादन, आवेदन का निष्पादन करने का प्रावधान। धारा 6 में है जुर्माना, 5 पढ़ ही लिए। अपील का प्रावधान है 9,
नियम 9 में था अभिलेखों का संधारण। अभिलेखों का संधारण। आगे, द्वितीय अपील दायर करने में कितना शुल्क? 10 रुपये। प्रथम और द्वितीय दोनों अपील में 10 रुपये है। सूचना का अधिकार अधिनियम के निरसन का प्रावधान 31 में है। 27, 28, 30, 31। 27 में है हम्म, सरकार को नियम में बदलाव करने की शक्ति प्राप्त है। सक्षम प्राधिकार को नियम में बदलाव करने की शक्ति प्राप्त है। ठीक। 31 में है निरसन का प्रावधान। निरसन का प्रावधान। और 30 में क्या था? 30 में था केंद्र सरकार द्वारा कठिनाइयों को दूर करना। केंद्र सरकार द्वारा सरकार को नियम बनाने की शक्ति 28 बनाने की शक्ति होगी 27 में। सक्षम प्राधिकार द्वारा नियम बनाने की शक्ति 28 में। केंद्र सरकार द्वारा कठिनाइयों को दूर करना ये हो गया 30 में। और निरसन का प्रावधान हो गया 31 में। 27, 28, 30, 31। आगे, कोई व्यक्ति सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत दस्तावेज की जांच कर सकता है। हाँ, टू का इया कवन दस्तावेज की जांच कर सकता है। आगे, बिहार सूचना का अधिकार नियमावली किस वर्ष पारित हुआ? 2006 में। किसी व्यक्ति के बैंक खाता से संबंधित सूचना किसी दूसरे व्यक्ति को सामान्यतः उपलब्ध कराने पर सूचना का अधिकार अधिनियम के किस नियम के कारण वो अस्वीकृत किया जा सकता है? नियम धारा 8। धारा 8 जो है वो बोलता है एग्जेम्पशन फ्रॉम डिस्क्लोजर। मतलब कि आप निम्न कारणों से सूचना अस्वीकृत कर सकते हैं। सूचना मांगने वाले को सूचना नहीं दे सकते हैं। किसी के बैंक डिटेल्स की जानकारी आरटीआई एक्ट के तहत नहीं दी जा सकती। वांछित सूचना अभिलेख की शुल्क की दरें ग शुल्क की दरें ग में क आवेदन देने का प्रपत्र ख में है पावती। घ में है इंफॉर्मेशन देने का प्रपत्र, सूचना देने का प्रपत्र। और वो सूचना कैसा देंगे? आंशिक। नियम 10 तो धारा 10 बोलता है आंशिक सूचना देने के लिए। वो प्रपत्र घ भी है। ठीक है। और अस्वीकृत करने के लिए च है। अस्वीकृत करने के लिए छ है अपील। आगे, प्रथम अपील 6 में, प्रपत्र 6। आगे, भारत गणराज्य के कितनेवें वर्ष सूचना का अधिकार दिया? 56वें वर्ष। 1950 में था भारत गणराज्य बना और 2005 में आरटीआई एक्ट आया। यहाँ से यहाँ देखेंगे तो 56वां वर्ष। आगे, सूचना आयोग का निबंधन पदाधिकारी होता है आयोग का मुख्य कार्यपालक। और ये क्या करता है? न्यायिक पक्ष का प्रतिनिधित्व करता है। आगे, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के किस संस्था का गठन के बारे में प्रावधान है? केंद्र या राज्य सूचना आयोग। इसका गठन है धारा 12 में।
12 में। और धारा 18 में है सीआईसी की शक्तियां, सीआईसी की शक्तियां 18 में। आगे शास्ति 20 में। मिनिमम दंड कितना है? 250 रुपया पर डे। और मैक्सिमम दंड कितना है? 25,000 रुपया। 25,000 रुपया। आगे सूचना का अधिकार अधिनियम, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त को हटाने के लिए कौन सक्षम है? भारत का राष्ट्रपति। धारा 17, 17 में खतरा। धारा 17, भारत का राष्ट्रपति हटा सकता है सूचना आयुक्त को। आगे सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के किस धारा में सूचना देने के निस्तार करने का प्रावधान है? धारा 7। धारा 7 में है सूचना देने का निस्तार करने का प्रावधान है, धारा 7 में। आगे अपील दायर करना है 6 में। 6 में अपील। क्या कोई लोक सूचना पदाधिकारी आवेदन को लेने से इनकार नहीं, आवेदन तो उसको लेना ही है, सूचना देने से मना कर सकता है, देने से मना कर सकता है। आवेदन तो लेना ही पड़ेगा। अब बाद में आवेदन लेके बोलेगा हम आपको निम्न कारणों से, कारण का उल्लेख करना होगा, कारण का उल्लेख करना होगा, या धारा 8 और 9 को यूज करना होगा। 8 और 9 बताता है एग्जेम्पशंस फ्रॉम डिस्क्लोजर, कि निम्न कारणों से उसको हम लोग सूचना नहीं दे सकते थे। बैंक डिटेल मांगेगा तो नहीं दे सकते हैं, तो वो कारण का उल्लेख करना होगा। आगे बिहार सूचना का अधिकार नियमावली 2006 किस वर्ष प्रथम बार संशोधित हुआ? 2009 में। राइट, बना था 2006 में, बना 2006 में और संशोधित हुआ 2009 में। क्या कोई लोक सूचना पदाधिकारी किसी आवेदन को अस्वीकृत मात्र इस कारण से कर सकता है कि उक्त आवेदन सादे कागज पर दिया गया है? हम लोग पढ़े हैं, आवेदन लेने का प्रपत्र है प्रपत्र क, यानी कि आवेदन देने का है, देने का प्रपत्र, ठीक है, लेकिन उसको सादे कागज पर भी दिया जा सकता है, मना नहीं करेगा लोक सूचना पदाधिकारी। लोक सूचना पदाधिकारी प्रपत्र क भरेगा वो आवेदन के आधार पर, तो नहीं मना कर सकता है। आगे बिहार सरकार ने एक सेवा प्रारंभ की है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति फोन के माध्यम से सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन दे सकते हैं। उक्त सेवा का नाम क्या है? जानकारी, जानकारी सेवा। इसके बारे में जान जाते हैं। जानकारी सेवा दूरभाष संख्या, टेलीफोन नंबर 155311, 155311, ठीक है। और ये कहाँ पर जानकारी लगेगा? फोन का है जानकारी कॉल सेंटर पटना में, कॉल सेंटर पटना में है। आगे सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत किन लोगों को सूचना का अधिकार प्राप्त है? सभी नागरिकों को। धारा 3, धारा 3 के तहत भारत के नागरिकों को सूचना का अधिकार प्राप्त है। आगे सूचना आयोग ने, सूचना आयोग ने एक न्यायाधीश द्वारा लोक सूचना पदाधिकारी को यह आदेश दिया अपीलार्थी को उनकी पुत्री के रहस्यमय स्थिति में हुए मौत से संबंधित पुलिस अनुसंधान में पाए गए तथ्यों की से संबंधित सूचना दे। वो इसको आपको याद करना पड़ेगा, याद करने का कोड वर्ड है 00355, 00355, ये 00355, और किसी में नहीं है, और कोई ऑप्शन में ये नहीं है। आगे सूचना के अधिकार नियम के अंतर्गत अधिरोपित दंड की राशि कितने रुपए से अधिक नहीं हो सकती? 25,000। धारा 20 बोलता है शास्ति का प्रावधान, दंड का प्रावधान, शास्ति का प्रावधान, दंड का प्रावधान। और धारा 21 क्या बोलता है? सद्भावनापूर्ण यानी कि गुड फेथ में की गई, सद्भावनापूर्ण की गई कार्रवाई में संरक्षण,
गुड फेथ में काम किया है, आप पर कोई भी मामला वाद दायर नहीं किया जा सकता। आगे, बिहार सूचना का अधिकार नियमावली नियम 3 में क्या वर्णित है? सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन नियम 3 में वर्णित है। नियम 3 में वर्णित है सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन। आगे, सूचना की स्वतंत्रता का अधिनियम 2002 वर्तमान में लागू है या नहीं? नहीं लागू है। ये समाप्त हुआ तभी आया आरटीआई एक्ट 2005। 15 जून 2005 को आया और 12 अक्टूबर 2005 को इसके 120वें दिन लागू हुआ। इस दिन राष्ट्रपति का अनुमोदन प्राप्त हुआ और गजट प्रकाशित हुआ 15 जून 2005 और लागू हो गया 12 अक्टूबर 2005। आगे चलिए 100 क्वेश्चन तक ही करते हैं। आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। आपको कैसा लगा मेरा क्लास बताइए कमेंट करके। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।